Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. I am your chemistry instructor Shehbaz Ali. Dear students, सेकेंड चैप्टर का आज हम थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे और SLO को पहले क्लियर करते हैं और देखते हैं उसका क्या नॉलेज है और क्या स्किल उसमें डेवलप होगा। जी, तो आज का जो हमारा SLO है, एक्सप्लेन द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सॉलिड्स. Some examples may include diamond, graphite and fluorines. जैसे कि आप देख सकते हैं SLO में एलोट्रोपिक फॉर्म का जिक्र किया गया है, तो ये एक टेक्निकल टर्म है, इसको हम लेक्चर में सीखेंगे, हमने उसको एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल जो लेनी है वो सॉलिड्स में से डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स की लेनी है। वो क्या है हम लेक्चर में देखेंगे। जो नॉलेज एक्सट्रैक्ट होता है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन्स, चूँकि डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स दे ऑल आर modified form of carbon. They all are modified form of carbon. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके साथ शेयर की है। ड्यूरिंग लेक्चर आप इसको और अच्छे से सीख जाएंगे। नॉलेज में भी SLO को ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है कि फर्दर इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे वो आप देख सकते हैं। फर्दर जो स्किल डेवलप होगी वो ये है कि हम ये सब एज अ केस स्टडी तो पढ़ेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती हैं वो क्लियर हो जाएंगी और आपने लिमिटेड नहीं रहना कार्बन तक, बाकी एलिमेंट्स को भी एनालाइज करना है। आप में ये काबिलियत आनी चाहिए। तो देख सकते हैं आप अंडरस्टैंड करेंगे एलोट्रोपी को और अपना जो इन सॉलिड इनहैंस अ स्टूडेंट एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड एनालाइज द डाइवर्स स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट, यानी बाकी एलिमेंट्स की भी जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की मॉडिफिकेशन है आप उसको एनालाइज करेंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जी, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू एलोट्रोपी। ये मैंने कुछ की वर्ड्स के साथ एक डेफिनेशन बनाई है, इसकी एक एनिमेशन भी देखेंगे हम। पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं। एलोट्रोपी इज अ कॉन्सेप्ट that refer to an elements. बड़ी अहम बात है कि ये जो एलोट्रोपी का कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, ये एलिमेंट्स इसमें कीवर्ड है, ये किसको रेफर करता है? एलिमेंट्स। तो यानी एलोट्रोपी किसकी प्रॉपर्टी है? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है। ये बहुत अहम बात है, आपने इसको याद रखना है। क्या प्रॉपर्टी है जी? इसमें एलिमेंट्स में एबिलिटी पैदा होती है टू एग्जिस्ट in different forms within the same physical state. अब वो फिजिकल स्टेट कौन कौन सी हो सकती हैं? सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड और गैस। लेकिन हम लोगों ने जो फोकस करना है वो सिर्फ सॉलिड्स को ही फोकस करना है, जैसे कि आपने SLO में पढ़ा। These different forms are called allotropes and they exhibit unique physical and chemical properties owing to difference in एटॉमिक अरेंजमेंट। ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, इसकी पहले हम एनिमेशन देखते हैं, फिर दोबारा इसको देखेंगे, आपको एक एक लफ्ज़ समझ आ जाएगा। तो चलते हैं एनिमेशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, जी इसमें ये देखें, मेरे पास पेंसिल और डायमंड, ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हैं दोनों सॉलिड। मैं ज़रा इसके अंदर जाकर देखता हूँ इसके अंदर मुझे क्या नज़र आता है। जी, ये देखिए, ये डायमंड के अंदर आप जा रहे हैं। जी, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैग्नीफाई किया इसको हमने, और इनसाइड डायमंड जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर के सर्कुलर जो बॉडीज़ हैं, ये एटम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और कौन से एटम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं? कार्बन एटम को। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर कार्बन एटम फर्दर कनेक्टेड है विथ अदर कार्बन एटम्स। जी,
जी, मैं यहाँ रोकता हूँ। आप देख सकते हैं ये पार्टिकल्स वाइब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन ये वाइब्रेशन इतनी माइन्यूट होती हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर ये महसूस नहीं होती। ये तो हम इनसाइड माइक्रोस्कोपिक व्यू में जाके देख सकते हैं, मैक्रोस्कोपिकली ये वाइब्रेशन महसूस नहीं होती। यानी डायमंड को आप पकड़ेंगे तो आपको नहीं फील होगा ये वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली उसके अंदर पार्टिकल माइन्यूटली वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जैसे कि आपने देखा। जी, ये देखें, ये वाइब्रेट कर रहे हैं। अब ये वाइब्रेशन रुकी नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशन दिखाने का मकसद था कि ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इतनी माइन्यूट होती हैं कि उसको सेंस करना मुश्किल है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको यहां पे एक चीज दिखाना चाहता हूं। जी, इसमें एक कार्बन एटम, अगर आप गौर करो ना, तो ये 1 2 3 और ये कार्बन एटम फर्दर ऊपर कनेक्टेड है चौथे कार्बन एटम के साथ। यानी एक सिंगल कार्बन एटम के साथ फर्दर 4 कार्बन एटम कनेक्टेड हैं। फिर हर कार्बन एटम, अगर आप थोड़ा इस नेटवर्क को देखें, तो हर कार्बन एटम एट अ टाइम 4 मुख्तलिफ कार्बन एटम्स के साथ फर्दर अटैच है। इस तरह से एक पूरा ये नेटवर्क बना। और इस नेटवर्क में जो सबसे ख़ास बात है कि अगर मैं इस कार्बन एटम को थोड़ा सा लूज़ करना चाहता हूँ या इसको थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करना चाहता हूँ, तो ये मेरे लिए इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि ये कार्बन एटम कनेक्टेड है इससे। अगर मैं इसको डिस्प्लेस करना चाहूँगा तो ये नहीं करने देगा। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ फर्दर जो इसके चारों तरफ 4 कार्बन एटम हैं, वो इसको इतना मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है इसको, कि इसको मूव करना, इसको डिस्प्लेस करना इंतहाई मुश्किल है। तो यहाँ से एक चीज़ साबित होती है कि डायमंड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इतना वेल इंटरलॉक है, इतना वेल कनेक्टेड है कि हर पार्टिकल टाइटली बाउंडेड है। यही वजह है कि डायमंड इस दुनिया में वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग, यानी अगर दुनिया में कोई सख्त तरीन चीज़ आपने मेंशन करनी हो तो आप डायमंड को मेंशन कर सकते हैं। वजह उसके अंदर क्या है कि हर कार्बन एटम टेट्राहेड्रली बाउंडेड है विद अदर 4 कार्बन एटम। अब यही चीज़ हम पेंसिल के सिक्के में, यानी जो उसका ग्रेफाइट होता है, उसमें देखते हैं। जी, जी, अब ये पेंसिल, उसका ये जो पेंसिल का जो सिक्का होता है, जो टिप होती है उसकी, उसके अंदर हम जाते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या है। पेंसिल ग्रेफाइट, पेंसिल ग्रेफाइट। जी, इसको बिलियन टाइम्स हमें जूम करना पड़ेगा। ये देखें, ये देखें, तो इसके अंदर भी हमें वही पार्टिकल्स नजर आए जो डायमंड के अंदर थे, वही ब्लैक कलर के एटम्स, वही कार्बन एटम्स जो डायमंड में थे, वो अब ग्रेफाइट यानी पेंसिल के सिक्के में हैं। लेकिन एक फ़र्क भी है। क्या फ़र्क है? आप यहां पे देख सकते हैं कि एक लेयर आपको नीचे नज़र आ रही है और एक लेयर आपको ऊपर नज़र आ रही है। यानी कि इसकी जो अरेंजमेंट है वो डायमंड जैसी नहीं है कार्बन एटम ही, लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म में है। वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में था, ये लेयर्ड फॉर्म में है। तो केमिकली तो ये सेम है, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल हैं, बट स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड हैं। अब डायमंड भी सॉलिड है, ग्रेफाइट भी सॉलिड है, दोनों ही सॉलिड एलोट्रॉप हैं एक दूसरे के, बहरूपियत जिसे हम कह सकते हैं। फर्दर हम इसको देखते हैं। जी, ये देखें, ये आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं। इन लेयर्स में यहाँ शो नहीं किया गया, वीकली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी ये जो एरिया है 2 लेयर्स के दरमियान में, यहाँ पर एक स्पेशल तरह का बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड, जो आप बड़ी क्लासों में जाके डिस्कस करोगे फर्स्ट ईयर में। वीक बॉन्ड होता है और इन लेयर्स में वो वीक
बॉन्ड, चूंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, तो ये दो लेयर्स के दरमियान में जो वीकली डीलोकलाइज्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये मूव कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये लेयर्स आपस में तो स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, यानी ये लेयर्स में पार्टिकल आपस में तो स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, लेकिन लेयर टू लेयर जो अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है, जिसकी वजह से लेयर्स एक दूसरे पे स्लाइड कर सकती हैं, स्लिपरी। इसलिए पेंसिल के सिक्के को अगर आप थोड़ा फील करें तो वो स्लिपरी होता है, क्योंकि लेयर्स इसके अंदर क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें ना डायमंड के साथ, तो डायमंड इंतहाई मजबूत चीज़ है और ग्रेफाइट उतना ही नाजुक है, पेंसिल का सिक्का टूट जाता है। क्यों? क्योंकि लेयर टू लेयर इंटरेक्शन वीक है, और उस वीक इंटरेक्शन की वजह से, जैसे कि मैंने बोला, ये क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। फर्दर आगे देखते हैं जी। जी स्टूडेंट्स, मैं अब वीडियो को ज़रा इख्तिताम पज़ीर करता हूँ जी। ये चीज़, ये कंपैरेटिव डायग्राम है। पेंसिल के सिक्के में आपने देखा लेयर्स इस तरह थी, डायमंड के अंदर अरेंजमेंट आपने देखी, एक कार्बन एटम फर्दर 4 कार्बन एटम के साथ एक नेटवर्क की शक्ल में अरेंज था। लेयर टू लेयर यहाँ स्लाइडिंग हो सकती है और यहाँ पे स्लाइडिंग का कोई चांस नहीं है, यहाँ पे किसी किस्म का वीक बॉन्ड नहीं है और यहाँ पे वीक बॉन्ड है। कार्बन है वो भी कार्बन है, ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है, दोनों ही मॉडिफाइड स्ट्रक्चर हैं। इन्हीं मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स को एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कहेंगे। आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ गई है। मैं अब अपनी स्लाइड की तरफ दोबारा चलता हूं जी। दोबारा पढ़ें जी इसको। एलोट्रोपी इज अ कंसेप्ट दैट रेफर टू एन एलिमेंट, जैसे कार्बन की एग्जांपल मैंने दी। इसमें क्या होता है, एबिलिटी टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। आपने देखा 2 फॉर्म्स, एक डायमंड एक ग्रेफाइट, विद इन द सेम फिजिकल स्टेट, दोनों सॉलिड थे, बी इट सॉलिड लिक्विड गैस। अब ये कुछ एग्जांपल्स 2 लिक्विड्स की भी हो सकती हैं, गैसेस की भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं ये 2 मॉडिफिकेशन हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। हमारे इस केस में हमने फिलहाल 2 डिस्कस की हैं। दीज डिफरेंट फॉर्म आर कॉल्ड एलोट्रोप्स एंड दे एग्जिस्ट यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दोनों की प्रॉपर्टी में आपने देखा फर्क था, एक हार्ड है एक सॉफ्ट है रिलेटिवली, एक की अपीयरेंस शाइनी है और एक की अपीयरेंस ब्लैक है। क्यों प्रॉपर्टीज में फर्क है? डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको एलोट्रोपी का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। अब हम फर्दर इसकी तरह एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा ये डायमंड है, ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, और इस इंटरनल स्ट्रक्चर को फर्दर मैग्नीफाई किया तो आप देख सकते हैं कार्बन फर्दर 4 कार्बन एटम से अटैच। ये मैं आपको पढ़ा चुके हैं। इसी तरह ये पेंसिल है और इसमें एक ग्रेफाइट की लेयर है, ये नीचे लेयर है। इन बिटवीन, जैसे कि मैंने बताया, द लेयर ऑफ ग्रेफाइट कैन स्लाइड ओवर वन अनदर ड्यू टू वीक इंटरलेयर अट्रैक्शन। ये एक वीक इंटरलेयर अट्रैक्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं जो कि वीकली बाउंडेड हैं। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बैटरी अप्लाई करें तो करंट भी फ्लो कर सकता है, बट डायमंड में करंट फ्लो करने का कोई चांस नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। वी अप्लाई लेजर बीम। लेजर बीम एक स्पेशल तरह की डिवाइस है टू वेपराइज अ ग्रेफाइट। हम इस ग्रेफाइट को अगर थोड़ा वेपराइज करें तो वेपराइज यानी थोड़ा इसमें से अगर लेज़र पास करें तो लेज़र एक नाइफ की तरह काम करेगी और इन वीक इंटरलेयर अट्रैक्शंस को वो क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। ब्रेक करने से द कंप्लीट 3D जो नेटवर्क है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक सिंगल लेयर के अंदर, और वो सिंगल लेयर 2D लेयर, और उस 2D लेयर का नाम ग्राफीन है। दिखाता हूँ आपको, ये देख, ये जो सिंगल शीट है 2D लेयर, इस 2D लेयर का नाम जो कि ग्रेफाइट से मैंने ली है, तो क्या नाम होगा, ग्राफीन। ग्राफीन। अब ये ग्राफीन
नेचुरली शेप्ड होगी कुछ इस तरह से। दिस इज बकमिंस्टर फ्लोरीन। और अगर ये रोल्ड होगी, यानी ये शीट अगर रोल्ड होगी, तो रोल्ड होने पर ये क्या बनेगा? कार्बन नैनोट्यूब। तो ग्राफीन की जो फर्दर मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं उनमें से एक कार्बन नैनोट्यूब है और एक बकमिंस्टर फ्लोरीन है। अच्छा, कार्बन नैनोट्यूब भी एक फ्लोरीन है, याद रखिएगा। ये फ्लोरीन किसको बोलते हैं? ग्राफीन की फर्दर मॉडिफिकेशंस जितनी भी होंगी वो सारी फ्लोरीन्स हैं। मैंने आपको दो दिखाई हैं, आप बड़ी क्लासों में जाके और भी पढ़ सकते हो। एक उनमें से बक्की बॉल्स जिसे बकमिंस्टर फ्लोरीन कहते हैं, और एक कार्बन नैनोट्यूब है। मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप करना चाहता हूं, समरी की फॉर्म में आपको समरी दिखाना चाहता हूं। जी जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं कंपैरिजन आपके सामने रखूंगा डायमंड एंड ग्रेफाइट का। जो अभी तक पढ़ा है उसको हम समराइज कर रहे हैं। अपीयरेंस, डायमंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड कैन बी वेरियस कलर। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जैसे शीशा ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है जिसमें सम टाइम लाइट पास कर सकती है, नहीं पार्शियली लाइट पास करेगी और पार्शियली लाइट पास नहीं भी करेगी। जैसे आपने अक्सर फ्रॉस्टेड ग्लास, आपने नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसको पढ़ना भी है कोलाइड सस्पेंशंस के अंदर, तो वहाँ पर भी आपको ट्रांसलूसेंट का वर्ड मिलेगा। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है ऐसा, फॉर एग्जांपल ऐसा ग्लास जिसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है जिसमें से आप आर पार नहीं देख सकते, उसे ट्रांसलूसेंट। जिसमें से आप आर पार देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट। तो डायमंड दोनों तरह से मिलेगा आपको, जबकि ग्रेफाइट आपको ओपेक, ब्लैक, ग्रे और मेटालिक लस्टर। आपने पेंसिल का सिक्का देखा ही है, ग्रे, ब्लैक और उसमें थोड़ी सी मेटालिक शाइन आ रही होती है, लस्टर शाइन। अगर मैं हार्डनेस की बात करूं तो डायमंड क्या था? एक्सट्रीमली हार्ड एंड द हार्डेस्ट नेचुरल मिनरल। अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो उसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट, स्लिपरी टू टच। स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो ईच कार्बन एटम फॉर्म 4 स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स इन टेट्राहेड्रल लैटिक्स। आपने देखा था एक टाइम पे एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है टेट्राहेड्रली, और ये सारे सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये जो मैंने टर्म बोली ना सिग्मा, ये आप बड़ी क्लासों में जाकर सीखोगे। और दूसरी टर्म बोली थी पाई बॉन्ड, वो ग्रेफाइट में वीक बॉन्ड। ईच कार्बन एटम फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड क्रिएटिंग लेयर्स। इसमें जो आपने लेयर्स देखी थी, उस लेयर में आपने एक नेटवर्क देखा था जिसमें 3 कोवलेंट बॉन्ड्स थे, नीचे भी 3 कोवलेंट बॉन्ड्स थे। अब इन लेयर्स के दरमियान में जो चौथा कार्बन का बॉन्ड था वो पाई बॉन्ड था, वीक। बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे, सिर्फ मैं आपको अभी आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूं। हेक्सागोनल अरे, आपने देखा ये हेक्सागोनल अरे थी, इसके अंदर लोअर डेंसिटी बिकॉज ऑफ इट्स शेप बिटवीन लेयर्स। डेफिनेटली डायमंड कंडेंस है, ग्रेफाइट थोड़ा लूज पैकिंग में था, लो डेंसिटी होगी। कंडक्टिविटी की बात करें तो हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ लेयर। आपको स्ट्रक्चर मैंने दिखाई थी, उस स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि ग्रेफाइट की जो लेयर्स हैं उन लेयर्स में मैंने आपको मेंशन किया है कि क्या मौजूद हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी होगी। फ्लेक्सिबल, अगर मैं ऑन द अदर हैंड डायमंड की बात करूं तो डायमंड क्या है, वो नॉन कंडक्टिव, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो डायमंड रिजिड है, कैन नॉट बी बेंड, और ग्रेफाइट जो है वो फ्लेक्सिबल है, लेयर कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो इनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ग्रेफाइट का भी हाई है बट डायमंड से तो लो है क्योंकि वीक इंटरेक्शंस हैं। यूजेस की बात करूं तो डायमंड कटिंग टूल, ज्वेलरी, एब्रेसिव हीट्स के सिंक्स, उसमें ये सारा यूज़ होता है। और अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो पेंसिल में एज अ लेड, लुब्रिकेंट, बैटरीज, इलेक्ट्रोड्स, ये जितने भी आपने नाम पढ़े हैं पेंसिल में, लुब्रिकेंट्स अक्सर आपने सुना होगा गाड़ियों में जो मोबिलाइल डलता है लुब्रिकेंट के तौर पे। बैटरीज़ में इलेक्ट्रोड्स जो आप बैटरीज़ में देखते हैं वो सारे ग्रेफाइट के बने होते हैं। सारे तो नहीं कह सकते, मैक्सिमम केसेस में वो ग्रेफाइट होता है। आप उसमें और भी इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं, वो आप 4th चैप्टर में हम उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स
लास्ट में मैं बक्की बॉल्स और कार्बन नैनोट्यूब को कंपेयर करना चाहता हूँ, जो कि ग्रेफाइट की 2D लेयर ग्राफीन की मॉडिफिकेशंस हैं। स्फेरिकल रिजेंबल्स अ सॉकर बॉल, फुटबॉल की तरह आपने बक्की बॉल को देखा, फुटबॉल की तरह उसकी शक्ल मैच करती थी। ये आप एक दफ़ा दोबारा देख सकते हैं, ये देखें फुटबॉल की तरह, और वो कार्बन नैनोट्यूब, ये ग्राफीन। जी, कार्बन नैनोट्यूब सिलेंड्रिकल ट्यूब है विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। इस तरह स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें जो फुटबॉल स्ट्रक्चर आपने देखा तो उसमें 60 कार्बन एटम अरेंज होते हैं इन अ सीरीज ऑफ पेंटागॉन्स और हेक्सागॉन्स। कार्बन नैनोट्यूब की बात करूं तो कंसिस्टिंग ऑफ वन और सेवरल शीट्स ऑफ ग्राफीन रोल्ड इनटू अ ट्यूब, एक शीट भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। बॉन्डिंग की बात करूं तो बक्की बॉल में सिंगल एंड डबल कार्बन कार्बन बॉन्ड क्रिएट होते हैं और स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। फर्दर इसकी डिटेल में हमने जाना नहीं है क्योंकि हमने अभी अपना कुछ नॉलेज हायर क्लासेस में भी पढ़ना है। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स इन हेक्सागोनल लेटेक्स लाइक अ रोल्ड अप शीट ऑफ ग्राफीन, ये इनकी बॉन्डिंग। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो रिजिड ड्यू टू इट्स क्लोज ज्योमेट्री, और जबकि कार्बन नैनोट्यूब की बात करूं हाईली फ्लेक्सिबल विद ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी लचक होती है इनके अंदर। कंडक्टिविटी की बात करूं तो जनरली बिहेव एज एन इंसुलेटर बट कैन बिकम अ कंडक्टर और सुपर कंडक्टर अंडर सर्टेन कंडीशंस। कुछ मुश्किल वर्ड आ गए हैं, सिर्फ नॉलेज की हद तक याद रखिएगा, खुद ही सीख जाएंगे आप आगे जाके। इसी तरह एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलॉन्ग विद ट्यूब लेंथ, जैसे जैसे ट्यूब लेंथ बढ़ती जाएगी इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। आखिर में अगर मैं इनकी एप्लीकेशन की बात करूं तो फोटोवोल्टिक डिवाइसेस, सोलर पैनल्स टू कैप्चर सोलर एनर्जी, उसमें बक्की बॉल्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। कार्बन नैनोट्यूब की बात करूं, स्ट्रॉन्ग कंपोजिट मटेरियल यूज इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कार्बन नैनोट्यूब के ज़्यादातर बने होते हैं, जैसे रैकेट्स हैं, रैकेट्स में कार्बन नैनोट्यूब की जो शीट्स हैं वो काफ़ी यूज़ होती हैं क्योंकि नैनोट्यूब स्ट्रॉन्ग भी हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं। व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, सेमीकंडक्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यू टू देयर कंडक्टिविटी, ये इनकी डेली लाइफ एप्लीकेशंस हैं। स्टूडेंट्स, नॉलेज मैंने मुकम्मल आपको प्रोवाइड कर दी है, जो हमारा एसएलओ डिमांड कर रहा था हमने ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। रेफरेंस में जो एग्जांपल ली वो कार्बन है। क्या ये कार्बन तक लिमिटेड है ये सारा कंसेप्ट? नहीं, ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं उनमें मैक्सिमम में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर आप कार्बन की जगह सल्फर लेंगे तो सल्फर की डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म मिलेंगी आपको, ठीक है। आगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे क्लासेस में जाएंगे आपको ये फर्दर एग्जांपल्स अपने लिटरेचर में आपको देखने को मिलेंगी। तो जब भी एलोट्रोपिक का वर्ड आएगा तो मॉडिफिकेशन का वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए। वर्कशीट आपके साथ शेयर करता हूँ, वो कैसे करती हैं जी स्टूडेंट्स। वर्कशीट में मैं थोड़ी सी गाइडेंस आपको दे दूं। जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो समरी की शक्ल में इसमें मौजूद है। एलोट्रॉप से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगे तो आपको वर्कशीट से पहले दोबारा इसको पढ़ लेना चाहिए। जो मैंने नॉलेज दिया है मैंने उसको वर्कशीट में भी समराइज़ कर दिया। इसमें मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई हैं, उसमें मैंने मेंशन किया है स्ट्रॉन्ग वीक बॉन्ड कहाँ पे, डायमंड कहाँ पे, और नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, पिक्टोरियल क्वेश्चंस हैं। आपने इन क्वेश्चंस का जवाब देना है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आगे जाऊं तो फर्दर मैंने पिक्चर बेस्ड डिफरेंट तरह की सिचुएशंस के ऊपर क्वेश्चंस किए हैं, तो आपने इन क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। इसी तरह हम आगे मूव करें तो मैंने एक बोरोन नाइट्राइड की एग्जांपल दी है जिसमें मैंने ब्लैक डॉट को बोरोन से रिप्रेजेंट किया है और होलो डॉट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट्स इनकी आपके सामने हैं बोरोन नाइट्राइड की। अच्छा, अगर मैं एक सवाल करूँ इनमें से स्लिपरी कौन होगा तो फ़ौरन बोलोगे सर ये स्लिपरी होगा, और वो स्लिपरी नहीं होगा, ये सॉफ्ट होगा, वो हार्ड होगा, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर को एनालाइज करना आ गया। फर्दर इस डायग्राम के मुतालिक जो मैंने क्वेश्चंस इसमें से किए हैं आपने उनको आंसर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप इसको सॉल्व करोगे और इनको आंसर करोगे तो आपकी जो स्किल है वो भी आप अच्छे से टेस्ट कर पाओगे। आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।
तब तक के लिए इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।